हेलो एवरीवन। सो न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर जियोलॉजिस्ट ये थ्रेड में आपको सेकेंड पार्ट, ये दिस इज द थर्ड पार्ट, इसमें आपको स्वागत है। सो आज का वीडियो बहुत बहुत ही रोमांचकर होने वाला है, प्लीज जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करेंगे, ऑफ कोर्स इन ए पॉजिटिव सेंस। इसका व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन बिहाइंड दैट, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो ये एक जस्ट विजुअल्स देखिए कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन जब यूज इस्तेमाल हुआ था, आज तक 2 ही बार हुआ है। हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, बाकी टेस्टिंग के लिए होता है। बट एक चीज समझना चाहिए, मैक्सिमम जगह पे बहुत पोलिटिसाइज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। न्यूक्लियर वेपन का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसा करके ओवर इंटरप्रेट करने का कोई मतलब नहीं रहता। लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। अभी जिसके लिए हम लोग जिंदा है, सूरज, हमारा सन, उसमें भी न्यूक्लियर विस्फोट होते जा रहा है। सो हर चीज का अच्छा बुरा एस्पेक्ट्स रहता है। न्यूक्लियर वेपन का कितना सुंदर तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सूरज क्या है? द सन इज नथिंग बट ए न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें हमेशा फ्यूजन रिएक्शन होकर बॉम्बिंग हो रहा है, इतना ऊर्जा आ रहा है। जब सूरज उगता है, आपका दूसरा कोई भी आर्टिफिशियल लाइट उसके सामने फीका हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रख के गंदगी ना फैलाइए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे बहुत गंदगी तरीका से नो टू न्यूक्लियर पावर मतलब ही नहीं जानते, तो अननेसेसरी इसको मतलब बहुत गलत गंदगी चलते रहता है ग्लोबली। ऐसा नहीं, रादर इसमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, इसमें कार्बन एमिशन नहीं, चांस ही नहीं है। बहुत सारा प्लस पॉइंट्स है। तो कोई भी चीज का तो नेगेटिव पॉइंट्स कभी कभी हो जाता है। एक डिजास्टर बोल के ओवर हाइप करने से क्या मतलब है? वैसे बोला था ना, रेडियो एक्टिविटी हर जगह पे, बीच केरला में या कोई भी जहाँ पे मोनाजाइट रहता है ना, उधर बैकग्राउंड रेडिएशन हाई है, दैट इज पार्ट ऑफ नेचर। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ कभी भी कोई एक सर्टेन रास्ता में जाने से भी तो दुर्घटना हो सकता है। तो छोटा मोटा कभी हो गया तो इसको कितना गलत तरीका से हाइप करके भयंकर भयंकर फोटो दिखा के कि न्यूक्लियर रेडिएशन होके ऐसा ऐसा हो जाता है। अरे मैक्सिमम जगह पे आप कैंसर होने से कौन बचाता है? रेडिएशन थेरेपी तो होता है ना। सो हमको स्वार्थी नहीं बनना है, अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना है। ठीक है। तो ठीक है, एनीवे अभी देखो, एटलीस्ट उसका दोनों तरफ जान लेना चाहिए। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट करवाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 का एंड में, जापान में हिरोशिमा में 6 अगस्त में लिटिल बॉय हुआ था, और नागासाकी बोल के शहर में फैट मैन विस्फोट हुआ था, जो कि बहुत ही गलत था। कोई भी एंगल से इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। सो इतना मतलब बच्चा जैसा बात का कोई मतलब नहीं, उसको कोई सपोर्ट या अनसपोर्ट, ये सब बियॉन्ड क्वेश्चन। ये सब डिस्ट्रक्शन हमेशा ही कोई भी सपोर्ट क्यों करेगा? ये तो गलत है। बट गलती का मतलब ये नहीं कि उसे शिक्षा ना ले, उसको तो जानना चाहिए ना कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसका मैकेनिज्म क्या है। वो अलग बात है ना, साइंस। उसको भी अच्छी तरह बोलूंगा क्या प्रॉब्लम है। देखो, तो लिटिल बॉय और फैटमैन दो अलग अलग प्रिंसिपल से बनाया गया था। दोनों बम सेम बम नहीं था। ओवरऑल लोग एटम बम बोलते हैं, पर दोनों का मैकेनिज्म अलग था। ठीक है। लिटिल बॉय फिशन से हुआ था, एंड और एक फैटमैन जो था उसको रादर थर्मोन्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। उसमें फ्यूजन भी हुआ था, मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें। इस पार्ट में फिलहाल थोड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जान लो, इसी का बेसिस में हम लोग समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, लेमन लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ठीक है, एटलीस्ट हमेशा सोचने के टाइम पे हर एस्पेक्ट को याद रखिए कि कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। एक छोटा सा साइज का बॉम्ब 90,000 से लेके 1,60,000 पीपल को मारा गया था हिरोशिमा में। एंड उस आउट ऑफ दैट ओनली 20,000 सोल्जर्स था, बाकी तो सिविलियन बेगुनाह लोगों का जान गया था। और नागासाकी में देखो, नागासाकी का डिवास्टेशन और खतरनाक था। ज्यादा बड़ा भूकंप हुआ था, लेकिन आदमी उधर कम रहता था, और नंबर 2 कोस्टल एरिया में था, कुछ उधर से कुछ संभव, और पहले से हिरोशिमा हो गया था तो लोग अलर्ट में था। तो उसमें एक्चुअली डिवास्टेशन, लोगों का मौत
रिलेटिवली हिरोशिमा से कम था, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ये बम ज्यादा पावरफुल था। 39,000 to 80,000 के अंदर मारा गया था नागासाकी में। हाउएवर सम ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये सबसे खतरनाक है। आज का दिन में ऐसा भी न्यूक्लियर वेपन है तो हिरोशिमा नागासाकी उसके सामने कुछ नहीं, बच्चा है। 3,000 टाइम्स एज पावरफुल एज द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। ये चीज भी जान लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो ये बॉम्ब को पावरफुल है, बट बॉम्ब को मारने, इंसान मारने के लिए क्यों सोचना है? ऐसा करके कोरिलेट मत करिए कि ये डिवास्टेटिंग है। बॉम्ब का बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा पर्पस में भी यूज हो सकता है। वही चीज में हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बॉम्ब मतलब ही डरने का चीज है ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स सभी चीज का अच्छा बुरा एस्पेक्ट्स रहता है ना। सो सबसे इम्पोर्टेंट अभी साइंस में थोड़ा आते हैं, उसके बाद उसका आध्यात्मिक एस्पेक्ट। सभी एस्पेक्ट लिंक्ड है समहाउ। कोई भी चीज सुपर नेचुरल या हम लोग बोलते हैं ना कि धार्मिक हो गया, ऐसा कुछ भी चीज नहीं, सुपरस्टिशियस बात है नहीं। सभी में रिलीजियस बात भी नहीं है। सब चीज एक्चुअली जाके लिंक्ड होता है सब साइंस के साथ। बहुत मजेदार चीज रहता है मेरा। अब चाहे तो युगा साइकिल, सत्य त्रेता द्वापर कली युग के बारे में, योगा साइकिल कैसे खत्म होता है, उसके साथ क्या साइंस का लिंक है, हर चीज को लिंक करने का वैसा भी एक वीडियो रखा होगा, आप चाहे तो देख सकते हो। एनीवे अभी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बारे में सोच लो, ये सब लिंक्ड है। प्लीज स्टे ट्यून, इसको कॉन्सेंट्रेट करिए, आपके कोई भी इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाएगा। देखो ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कोई भी चीज को बाइंड करके रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो एट द सेंटर ऑफ एवरी एटम क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है। और ये न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं ना न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। बट ये बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है, दूर हो जाने से इसका यूज नहीं है। फेम्टोमीटर रेंज में दो पार्टिकल, इसके साथ चार्ज का कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। अगर एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के बहुत क्लोज आ जाता है 10⁻⁻15 मीटर रेंज में, दैट इज कॉल्ड फेम्टोमीटर रेंज, तब न्यूक्लियर जो पावर है ना, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है इस रेंज में। बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन बहुत कम जगह पे होता है। सो कोई भी अच्छा चीज कम ही रहता है ना, पावरफुल चीज कम ही रहेगा कोई भी चीज। सो सिमिलरली तब ब्रेकिंग एटम का जो ब्रेक डाउन करना पड़ता है तो फिर वो न्यूक्लियर फोर्स का बियॉन्ड जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, है ना। सो ब्रेकिंग दैट न्यूक्लियस अपार्ट इज कॉल्ड फिशन। कोई भी न्यूक्लियस को तोड़ने का प्रोसेस को फिशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियंस रहता है। न्यूक्लियंस मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कोई भी चीज जो न्यूक्लियस में रहता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है? हर एक न्यूट्रॉन ओवरऑल इसको ब्रेक डाउन कर देने का जो एनर्जी जरूरत होता है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या फिर उसको जुड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बात एक ही है ना। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो सपोज मान लो तुम्हारे पास एक बिस्किट है, मान लो। ये बिस्किट को 3 पीस में हिस्सा में बांट दिया, तीन तीन टुकड़ा कर दिया। कैसे किया? हाथ से प्रेशर दिया, ठीक है। सो जब बिस्किट का 3 टुकड़ा, पहले तोड़ने के पहले वजन ले लो और 3 टुकड़ा करने के बाद वेट करो। देखो 3 टुकड़ा का कॉम्बाइन वेट एक्चुअल फुल बिस्किट जो था उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो ये वेट गया कहाँ? तो इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। क्योंकि मास मतलब क्या है? हमारा आइंस्टाइन का जो है ना, E=mc²। मास मतलब एनर्जी होता है, हाईली डेंस एनर्जी को मास बोलता है। इवेंचुअली एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्शन ना सोच के भी ऐसा भी सोच सकते हो, बहुत कम पोजीशन में बहुत सब एनर्जी स्टोर हो जाने से मास बन जाता है। एनीवे मजादार है। आप प्लीज कंटिन्यू सुनते रहिए तब पता चलेगा। नाउ तो फिर बिस्किट का जो टुकड़ा कर दिया उसको जो मतलब जितना मास का मतलब घट गया वो क्या कहाँ चला गया? वही तो बाइंडिंग एनर्जी है। वही एनर्जी से तो ये लोग बाइंडेड था।
तो इसीलिए वो बाइंड नहीं रह पा रहा है अभी ना। अगेन अभी कुछ हाइपोथेटिकली सोचो, ये 3 बिस्किट को समहाउ जोड़ दो अभी, हाँ। सो 3 बिस्किट का अभी 3 टुकड़ा का जो कॉम्बाइन वजन था, जोड़ देने के बाद देखना जो सिंगल पीस बनेगा, अगेन वो सिंगल पीस का वजन और कम हो जाएगा। क्यों? अगेन आप कुछ बाइंडिंग एनर्जी में मास कन्वर्ट हो गया ना, ये बात समझो, ठीक है। तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मीन्स ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी का ही बात है। आप बाइंडिंग एनर्जी ऐड कर दिया, वो जुड़ गया। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में भी एनर्जी निकलता है ना। यही एनर्जी कैसे निकलता है? बाइंडिंग एनर्जी ही निकलता है, ठीक है। हम लोगों को इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी का इंपॉर्टेंस वही है। तो न्यूक्लियर वेपन जो यूज करता है वो बाइंडिंग एनर्जी यूज करता है टू क्रिएट एन एक्सप्लोशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो इसको देखो, ये एक सपोज एक न्यूक्लियस है। बाय द वे मैं टोटल एटॉम नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके चारों तरफ दूर दूर में इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लाउड। तो ये टोटल चीज को तब बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एटॉम। ये है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को तोड़ने से क्या होगा? नया एलिमेंट बनता है। एटॉम से कुछ नहीं होता। सो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी का क्या डिफरेंस होगा? तो फिर केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में समझने से ये क्लियर हो जाता है। देखो इसका चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, केमिस्ट्री का फील्ड वही है। इलेक्ट्रॉन लेन देन को बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री। वायरस न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का बात होता है, ठीक है। सो प्रोटॉन तो एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। एक प्रोटॉन घट जाएगा तो दूसरा नया एलिमेंट बन जाएगा, या एक प्रोटॉन ऐड होगा तो नया एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का लेन देन से कुछ नहीं मतलब होता है ना। सो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट बन सकता है, नया मैटर बन सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में नया चीज नहीं बनेगा, उसी का इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा। सो दैट सेम थिंग कैसे करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी से। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए या ऐड करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज हो जाएगा, कैटायन या एनायन। इलेक्ट्रॉन चला जाने से कैटायन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने से ज्यादा नेगेटिव, एनायन, है ना। बट बाइंडिंग एनर्जी क्या है? सेम चीज, इलेक्ट्रॉन के जगह न्यूक्लियंस को हटाना या जुड़ना, जितना एनर्जी जरूरत होता है उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो केमिकल रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी, ये चीज आपका क्लियर हो गया। So the forces that bind nucleons together in an atomic nucleus are much greater than those that bind electron to an atom through electrostatic attraction. अभी बोल रहा था ना, न्यूक्लियर पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन शॉर्ट रेंज में काम करता है। एक एटॉम का अगर फुटबॉल का ग्राउंड सोचोगे तो न्यूक्लियस से उस ग्राउंड के अंदर छोटा सा एक पिन कहाँ पे गिरा है आप ढूंढ पाओगे? सो इतना शॉर्ट रेंज में काम करता है। ये फेमटोमीटर रेंज बोल रहा होता ना। सो बाइंडिंग एनर्जी को क्या करोगे, कैसे होता है? ये देखो, ये एटॉम, ये सॉरी न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस टूट गया डिफरेंट हिस्सा में। ये देखो, ये ब्लू कलर को मान लो प्रोटॉन है, लाल कलर न्यूट्रॉन है। एनीवे, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो गया। सो ये जुड़ा रह रहा था ना, ये डिवाइड हो गया तो कुछ एनर्जी ऐड किया, तभी तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ये एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो ये एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? ये सभी को पीस को टोटल मास कैलकुलेट करो और इसका ऑलरेडी मास कैलकुलेट करो, इसका डिफरेंस आएगा देखना। ये जो मास है ना, और इसका टुगेदर करने से भी ये थोड़ा कम होता है। सो इसका मास माइनस ये इंडिविजुअल का टोटल करके जो मास, वो डिफेक्ट जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। सी मतलब लाइट का वेलोसिटी, 1,86,000 माइल होता है ना सेकेंड में, तो उसी का स्क्वायर। तो सोचो कितना इंटेंस होगा, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? बहुत सिंपल है। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस में जो चीज रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन,
सो टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोला जाता है एटॉमिक मास नंबर। सो टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल जाएगा, A इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियंस नंबर, न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट मीन्स एक एक न्यूक्लियन को हटाने के लिए कितना मिनिमम चाहिए एनर्जी, तो इसको हटाने के लिए इतना, इसको हटाने के इतना, समेशन ऑफ ऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस विल गिव बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गया। नेक्स्ट में जाइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को फर्दर और डिटेल में थोड़ा समझिए, बहुत मजेदार होने वाला है। देखो इसके कार्व होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटॉमिक मास के हिसाब से ऐसा प्लॉट करो। सो देखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुरू में बढ़ता है, बाद में घटता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का या हीलियम का एक एक न्यूक्लियन को, एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कम एनर्जी जरूरत होता है, एक एक को हटाने के लिए, लेकिन आयरन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होता है, ठीक है। और भी समझाता हूं बहुत इजी तरीके से। सो टिपिकली बीपीएन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूज रेंज क्या होता है, इधर से देख लो, 1.1 से 8.7 के आसपास एमईवी होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो एवरेज मान लो 8 एमईवी के आसपास में होता है, मान लो एवरेज कर रहा है जस्ट। इधर तो इतना सारा टोटल कितना 92 एलिमेंट्स को सभी को रख दो, देखो ऐसा होगा। सो एज कंपेयर टू 13.6 ईवी, अभी देखो ओनली 13.6 ईवी लगता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है आयोनाइजेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन को हटाना घटाने के लिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है समझ पा रहे हो? ईवी, इट इज एमईवी। सो बाइंडिंग एनर्जी बहुत पावरफुल चीज है ना। नाउ द पीक वैल्यू सजेस्ट दैट, पीक कहाँ है, इधर देखो, ये कर्व का सबसे हाईएस्ट वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहाँ है, इधर है, आयरन के सामने है आसपास में। सो इसीलिए आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब बहुत स्टेबल रहता है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि दिस न्यूक्लियस आर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन नेचर। So that is also indirectly gives the reason why nuclear fusion in the core of stars end with iron after stellar nucleosynthesis। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या एंड किया था, 3 टाइप का न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है। आप सभी वीडियो देखने से आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत स्मूथ है, सिंपल है। सबसे पहले हुआ था बिग बैंग, फिर स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, एंड इसके बाद क्या हुआ था सबसे लास्ट में, सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस। सो स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस में क्या बोला था, अप टू आयरन हुआ था ना, तो और उसके बाद सुपरनोवा बहुत टिपिकल, मतलब बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उतना इजी चीज नहीं है, वो अलग सरकमस्टेंसेस में होता है, जो होना उतना बहुत मुश्किल होता है, मैं बोलूंगा क्यों, ठीक है। तो इतना तक अभी समझ गया। तो इसीलिए आयरन बनता है सबसे कोर में। हमारा भी देखो ना, अर्थ का सेंटर में क्या है, सबसे स्टेबल पार्ट क्या है, आयरन है ना। कोर में क्या है, अर्थ का कोर में आयरन है। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हिसाब करो। फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्सीजन का टोटल न्यूक्लियन नंबर कितना है, 16 है, मास नंबर, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका मान लो 8 है। सो एक्चुअली टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, 8 इंटू 16, 128 MeV, है ना। सिमिलरली कार्बन का भी इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना। ऐसे करके सभी का आप निकल सकते हो। यूरेनियम 235 का देखो, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 के आसपास होता है, 7.6 का 7.5, तो उसी को 235 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1786 आ रहा है। सो एक चीज अच्छी तरह नोटिस करो, U235 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.6 के आसपास, 7.5 के आसपास, लेकिन ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8, लेकिन ऑक्सीजन का टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 128, यूरेनियम का क्या है, 1786, ठीक है।
तब आप क्या बोलोगे, डू यू थिंक U235 इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन? अच्छी तरह अगेन सोचो आप, इधर देखो, हाइड्रोजन बर्निंग करके कैसे करके फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? इट इज कॉल्ड अनफेयर कॉम्पिटिशन। नो, अच्छी तरह सोचो, यूरेनियम के पास बहुत सारा न्यूक्लियन है, 4 न्यूक्लियन है, लेकिन सभी के पास शक्ति कम है। ऑक्सीजन के पास ओनली 16 न्यूक्लियंस है, लेकिन एक एक बहुत पावरफुल है। सो टोटल में इसका पावर कम है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में किसका ज्यादा शक्ति है? इसका एक हाथ ही काफी है ना, देखो। लेकिन इवेंचुअली क्या है, इसका पार न्यूक्लियन के हिसाब से 8 है, इसका 7.56 है, 7.5 और 7.6 के आसपास रहता है यूरेनियम 235 का, लेकिन इसका क्या है 8। लेकिन टोटल करने से क्या होगा, 128 MeV, इसका 1786 MeV। सो इससे क्या समझ पा रहे हो, से बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका जितना कम होगा उतना अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने से वो स्टेबल होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आएगा, तो फिर हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब से यूरेनियम 235 जो फिसाइल है वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है? बिकॉज ये लोग तो कम नीचे है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कम दिखा रहा है ना। इसका भी एक्सप्लेन करेंगे, देखो कितना स्मूथली बात कर सकते हो। देखो अभी न्यूक्लियर फोर्स जो हो रहा है बहुत शॉर्ट रेंज में होता है ना, इधर देखो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ा रेंज में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, वो सेम चार्ज होने से एक दूसरे को रिपल्स करेगा। एंड अट्रैक्शन कब होगा, जब ऑपोजिट चार्ज होता है ना, दैट इज द डिफरेंस। तो ये दोनों का बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और क्या है, ये लॉन्ग रेंज में काम करती है, ये बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है न्यूक्लियर फोर्स। सो इसका वही बार बार बोल रहा हूँ ना, फेमटोमीटर रेंज में, तो बहुत माइनर स्केल में जब क्लोज होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज कोई मैटर नहीं करेगा, एक दूसरे को जोर से खींचेगा, बहुत पावरफुली खींचेगा, तो ये स्ट्रांग है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, दैट मीन्स न्यूक्लियर बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जब बहुत बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट से न्यूक्लियस से एक दूसरे में जो अट्रैक्शन डिस्टेंस के वजह से कम होता रहेगा, सो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज का बाहर चला जा रहा है धीरे धीरे। व्हेयर एज प्रोटॉन प्रोटॉन नंबर बढ़ जाने से क्या, रिपल्सन फोर्स बढ़ते रह रहा है ना। सो ये चीज आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ये देखो, इसीलिए N/P रेशियो का एक होता है ना, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। देखो शुरू के टाइम पे ये एक काला जो ब्लैक कलर का लाइन है ना, स्टेबल न्यूक्लाइड का लाइन है मान लो ये। तो बाकी में देखो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके शुरू हो जाता है, ठीक है। सो 1:1 शुरू में रहता है, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन। जितना ज्यादा हैवी होगा, देखो प्रोटॉन का रिपल्सन को बचाने के लिए न्यूट्रॉन को ज्यादा रेट में बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल्स करेगा, और बीच बीच में बहुत सारा न्यूट्रॉन आ जाने से क्या होगा, रिपल्सन को थोड़ा बाधा भी देगा, और न्यूक्लियर पावर का वजह से थोड़ा बहुत रुका रहेगा। तो इसीलिए जितना कम एटॉमिक नंबर होता है उस टाइम N/P रेशियो 1:1 रहता है। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा रेट में ज्यादा होना है, बढ़ना है, वरना वो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं रह पाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हेवी एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 1.54 ऐसा ऊपर होना पड़ता है, और वायरस लोअर एटॉमिक लेवल में 1:1 होने से भी वो स्टेबल रहता है, ठीक है। सो इसमें देखो अभी ये आयरन का जो सबसे स्टेबल बोल रहे हो, आयरन का इस साइड जाने से भी अनस्टेबल हो रहा है, इस साइड जाने से भी अनस्टेबल हो रहा है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी मजेदार चीज बहुत जरूरी है, रीजियन ऑफ वेरी स्टेबल न्यूक्लाइड का मतलब क्या है। देखो हाइड्रोजन का एक एटम मान लो, ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है ना, धीरे धीरे देखो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, मीन्स न्यूक्लियंस का नंबर बढ़ रहा है। सो एक छोटा ग्रुप में एक आदमी का पावर ज्यादा रहेगा, या अनुशासन बहुत ज्यादा 2-4 आदमी एक साथ होने से पावर होता है, यूनिटी में पावर रहता है ना। तो सिमिलरली
न्यूक्लियस में जितना ज्यादा न्यूक्लियस में जितना ज्यादा न्यूक्लियन बढ़ते रहेगा, ऑफ कोर्स एक रेंज तक, तब तक एक दूसरे से और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड बनेगा, है ना। एक आदमी का पास जितना पावर होगा, 10 आदमी एक साथ एकजुट रहने से पावर ज्यादा होता है ना। इट इज लाइक दैट। बट एक ग्रुप को स्टेबल भी रहना है। जब एक ग्रुप में बहुत सारा आदमी आ जाता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बनेगा, एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट करेगा, इन दैट केस ऑल्सो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। सो उसी तरह न्यूक्लियंस में आयरन के टाइम पे क्या देखा जाता है कि आयरन इज मोर स्टेबल बिकॉज बैलेंस मेंटेन करता है। ये जो 56 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, 56 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है, ये देखो देखो, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, फिर हीलियम में क्या आता है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऐसा करते करते जब आयरन तक पहुंचोगे तब 26 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन। देखो धीरे धीरे न्यूट्रॉन को ज्यादा रेट में बढ़ना पड़ता है। सो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके ज्यादा होने से भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। कैसे कि तुम्हारा जो ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा ग्रुप मेंबर हो जाने से क्या होगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, सभी अपना अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर देगा। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से अगेन वो ग्रुप अनस्टेबल हो जाता है ना। सो एक सैचुरेशन बोल के बात होता है दुनिया में, हर जगह पे वो चीज एप्लीकेबल है। सो न्यूक्लियस में भी वो चीज एप्लीकेबल है ना। सो 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, ये कॉम्बिनेशन दिखा गया है सबसे स्टेबल गवर्नेंस। कभी भी ये टूटेगा नहीं, हमेशा जीतेगा वोट में। इससे ज्यादा लोग जुड़ जाने से करप्ट आदमी भी ऐड हो जा रहा है, इससे कम आदमी होने से वीक था, जनमत नहीं था। बट ज्यादा आदमी होने से क्या, बदनाम होते करते धीरे धीरे इवेंचुअली वैसे भी टूट जाएगा 2 हिस्सा में। ये तो पार्टी से सब पार्टी बनेगा, दूसरा पार्टी बन जाएगा, वैसा करके सोचो। तो इसीलिए आयरन के बाद दूसरा होने से उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाएगा। लेकिन इसमें भी दूसरा एक कारण है, जितना बढ़ रहा है बहुत दूर ये 26 और 30 के बाद और भी प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस बढ़ने से क्या होगा, ये तो ज्यादा स्पेस जरूरत होता है। सो न्यूक्लियर सेंटर से अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। बार बार बोल रहा हूँ ना कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंजिंग है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज ही बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स का फील्ड का बाहर जा रहा है धीरे धीरे, सो इसीलिए अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन तब तो अनस्टेबल अगर होगा भी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो फिक्स्ड रहना चाहिए था, ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन विथ इंक्रीजिंग ये फॉल क्यों हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो एक दूसरे से कितना फोर्स में खींच रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स का दूर जाने से भी न्यूक्लियर फोर्स तो फिक्स्ड है, तब इजीली वो ब्रेकडाउन होगा कि क्या, क्यों होगा? इसका कारण है जितना प्रोटॉन बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब हायर अलग अलग एलिमेंट बनेगा। 92 यूरेनियम के बाद भी दूसरा एलिमेंट बनने से क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव क्यों होता है? बिकॉज प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्सन है ना, वो ज्यादा हो जाता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अभी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, बगावत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा सोचो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक तो था सेंटर का कंट्रोल इंडिविजुअल लेवल में, है ना, सेंटर का कंट्रोल कम हो गया, ऊपर से बगावती आदमी भी आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का भी उल्टा हो गया ना। सो पार्टी का पावर धीरे धीरे और कम हो जा रहा है। पार्टी स्टेबल तो था, स्टेबल होने के बाद लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं है। देखो सेंट्रल, एक तो सेंटर से ऑप्टिमम होने के बाद सेंटर से कंट्रोल कम हो रहा है इंडिविजुअल लेवल में, ऊपर से बगावती जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी ऐड हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है। इसीलिए नाउ ये ऐसा यूरेनियम 235 को मान लो ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा करके ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, इन बिटवीन का दो हिस्से में डिवाइड होगा। ब्रेकडाउन कोई भी चीज में फिशन होने से दो अलग छोटा होगा ना, कम एटॉमिक नंबर वाला जो हिस्सा में बांटा जाएगा, है ना। सो U235 अगर ब्रेकडाउन होगा, इस साइड में कहीं पे दो अलग एलिमेंट बनेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, ये टुकड़ा हो जाएगा। वैसे फॉर एग्जांपल छोटा लेवल में हीलियम भी निकलता है जिसको अल्फा बोलता है, वो भी वन काइंड ऑफ, उसको फिशन नहीं बोलोगे, उसको हीलियम को पार्टिकल के हिसाब से सोचा जाता है, ठीक है। सो दो बड़ा बड़ा अलग एटॉम में टुकड़ा होने को बोला जाता है। ये जो क्रिप्टोन और बेरियम में जो अक्सर देखा जाता है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं, बहुत सारा फिशन फ्रैगमेंट्स अलग अलग
कॉम्बिनेशन में बन सकती है। देखो इसका कार्व देखो, समझ जाओगे। बट स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा ये कॉम्बिनेशन बनता है, क्रिप्टॉन एंड बेरियम। देखो ये ज्यादा है, बाकी इधर एक होने से इधर भी बनेगा। देखो क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास कितना है, 89, एंड बेरियम का 144। सो 89 प्लस 144 करो, कितना आएगा, 3 न्यूट्रॉन को ऐड करो। तो ये कॉम्बिनेशन में समझ रहे हो ना। सो अलग भी बन सकते हैं, इन बिटवीन कोई भी मास नंबर का अलग अलग बन सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है इन जनरल। ठीक है, बट नाउ ये तो फिशन हो रहा है। फिशन में कितना एमईवी आता है, 215 एमईवी तक ही आता है ना। ठीक है, 215 एमईवी। लेकिन जब फ्यूजन होगा, देखो फ्यूजन में कितना खतरनाक है। देखो दो चीज जुड़ रहा है, नया एलिमेंट बन रहा है, हाइड्रोजन और जोड़ के, दो हाइड्रोजन आइसोटोप जोड़ के हीलियम बन रहा है। 3.5 एमईवी बन रहा है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉरेज इसमें 215 एमईवी। ठीक है, सो इसमें देखो न्यूट्रॉन प्लस 14.1 एमईवी। सो टोटल एमईवी कितना हो रहा है फ्यूजन में, इमेजिन करो। इमेजिन करने से आपको समझ में आएगा, बहुत हाई एनर्जी हो रहा है ना। 14 प्लस 3 17 के ऊपर ये आ रहा है, एमईवी आ रहा है। इसमें कितना आता है, ओनली 200 215 एमईवी के आसपास ईवी आता है ना। नहीं सॉरी, 215 एमईवी आ रहा है, इसमें 14.1 एमईवी आ रहा है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से सोचने से देखो फ्यूजन में बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कि ये देखो बड़ा एक एटॉम ब्रेक डाउन हो रहा है। सो 235 नंबर ऑफ ये है न्यूक्लियन से, ये तो छोटा एक रिएक्शन है। 2 है, 3 है, 5, छोटा सा एक रिएक्शन से इतना हो रहा है। उस रेट में पार न्यूक्लियन के हिसाब से देखो फ्यूजन में, तो फिर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ अगेन बोल रहा हूँ, ये सब चीज क्या हो रहा है, मेन बेसिस क्या है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एम मतलब दैट इज जो मास डिफेक्ट, डेल एम, या जो मास चेंज हो रहा है। ठीक है, एम इंटू सी मतलब लाइट का वेलोसिटी जो है। सो अल्टीमेटली एम एम क्या है, ई का ही कोई डेंस है, डेंस एनर्जी को बोलते हैं। ये कोई मास अगर लाइट के वेलोसिटी से दौड़ेगा, सो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ऐसा करके जस्ट सोचने के लिए बोल रहा हूँ। एनीवे, सो ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है फिशन एंड फ्यूजन का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। नाउ इसी के बेसिस में जो भी है एटॉम बम बनता है, डिफरेंट टाइप का एटॉम बम बन सकता है, डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियर बम जिसको बोलते हैं। सो रिसेंटली एक मूवी भी आया था ना, ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसके बाद एटॉमिक बॉम्बिंग जो हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जो बॉम्बिंग हुआ था उसका पहले से ही प्रोजेक्ट चल रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां से ये सब एटॉमिक बम को बनाने के लिए रिसर्च टीम बनाया गया था। तो इसके बारे में तो ये मूवी में जानते हैं, और हमसे भी बहुत ज्यादा दिग्गज लोग हैं जो इसके बारे में डिटेल बोल पाएगा। लेकिन एक चीज जान लो बहुत सिंपल वे में। अच्छा ठीक है, ये लिटिल बॉय का एक फोटो है, ये फैट मैन का फोटो है। दो बम, ये हिरोशिमा में गिराया गया, ये नागासाकी में गिराया गया। ठीक है, तो जो ओपेनहाइमर, तो ये भी जानते हो भगवत गीता का श्लोक ये गया था, आई एम द डिस्ट्रॉयर, ये जो फेमस कोट, इफ द रेडियंस ऑफ 1,000 ऑफ सन्स वेर टू बर्स्ट, एक सन तो छोड़ो, 1,000 सन को बर्स्ट करने से एट वंस, तब कैसे से दिखेगा, उस वही दिखाता है उस टाइम। आई एम द डेथ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सब कुछ का डिस्ट्रॉयर हूँ ऑफ द वर्ल्ड। तो यही है युगा साइकिल का एंडिंग। मेरा युगा साइकिल का वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा, सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। सो इतना बड़ा साइंटिस्ट होके भी वो इग्नोर नहीं किया भगवत गीता को या हमारा माइथोलॉजी को। सो हम होते कौन है, उल्टा सीधा चीप कमेंट करने वाले। इसको साइंस हमारा एनरिच्ड है ये मानना है। हाँ, एनरिच था बोल के ढिंडोरा पीट के कोई महान बात नहीं है। अभी भी हम लोगों को अच्छी पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ना चाहिए। एनरिच था मतलब और शेमफुल बात है। अभी क्यों एनरिच नहीं है, हम लोग पीछे क्यों चले जा रहे हैं, वो आत्ममंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं ज्ञान देने के लिए इधर बैठा नहीं हूँ, लेकिन जो है मुझे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ठीक नहीं लगता। सो ये कब हुआ था विष्णु
भगवान विष्णु महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन मतलब पांडव था, कौरवों के साथ युद्ध, भाई के साथ युद्ध नहीं करने में रिलक्टेंस दिखा रहे थे। सो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो कृष्ण के क्या टाइम को कॉम्प्रेस कर दिया, क्योंकि वो लोग इस कृष्ण उस टाइम अर्जुन को जो बोलेगा एक शॉर्ट टाइम के अंदर बोलना है, लाइक पेन ड्राइव में इतना सारा डेटा चला जाता है ना, सो टाइम कॉम्प्रेशन किया था। सो वो लोग समझ ही नहीं पाया कि इतना कुछ बोल दिया। तो उस टाइम ये चीज बोला था कि किस लिए करना जरूरी है। मास वेस्ट, हमारा मास एक्सटिंक्शन क्यों होता है, युवा साइकिल सब लिंक्ड है एक्चुअली। ये एक्चुअली जो श्लोक था, देखो सब जगह पे, नॉट ओनली आस, ये लोग भी अपना ट्रिनिटी नाम ही दिया ना प्रोजेक्ट को, ये ट्रिनिटी का सिंबल है जो वो लोगों का। तो कोई भी धर्म का मिसलीड ना होने से साइंस सुधर भी रहता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में अभी इंडिविजुअल लेवल में बोम का प्रिंसिपल में बात करेंगे। ये बिकॉज ये थोड़ा लंबा खींच रहा है बोल के इसको मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग लिटिल बॉय फैट मैन, थर्मोन्यूक्लियर बम, वो सब के बारे में बहुत पॉजिटिव वे में बात करेंगे। थैंक यू।